समाज एक बरगद का पेड़ है और हम उसके एक एक पत्ते की तरह हैं। हमारा फलना फूलना हमारी जड़ों पर ही निर्भर करता है। सूखी हुई जड़ों के साथ पत्ते भी ज़्यादा दिन हरे नहीं रह सकते। सफल होकर अगर हम अपने समाज को भूल जाते हैं तो फिर हमारी सफलता किसी काम की नहीं। एक सफल समाज ही व्यक्ति को सफल बनाता है। समाज को दिया हुआ एक छोटा सा भी योगदान आप ही के पास किसी ना किसी रूप में लौट कर आता है, और जो व्यक्ति सफल होकर अपने समाज से मुंह मोड़ लेता है उसकी सफलता ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं होती। वो दौलत और शोहरत तो कमा लेता है, लेकिन समाज के प्रति अपने कर्तव्य को नजरअंदाज करके वो असल मायने में असफल ही रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विनर्स विद रविंद्र गौतम। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी महान शख्सियत से जो न सिर्फ एक नामी गिरामी डॉक्टर हैं बल्कि एक समर्पित समाज सेवक भी हैं। हम बात कर रहे हैं मशहूर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एन सुब्रमण्यम की। डॉक्टरी की शुरुआती पढ़ाई की दिल्ली के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज सफदरजंग से, और फिर 1984 में आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ग्लासगो एंड एडिनबर्ग से FRCS हैं, और उसी कॉलेज में अब वो एग्जामिनर भी हैं। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड जैसे देशों में करीब 10 साल प्रैक्टिस की, लेकिन अपने देश के प्रति प्रेम और सेवा भाव उन्हें स्वदेश खींच लाया। 1995 में दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल की नींव रखने वाले डॉक्टरों में से एक बने। ध्येय सिर्फ एक ही था कि हर इंसान को उच्च स्तरीय इलाज मुहैया हो सके। हमेशा से ही समाज के प्रति सेवा का भाव डॉक्टर एन सुब्रमण्यम का एक अटूट हिस्सा रहा, और इसी के चलते वो रोटरी जैसे संगठन से जुड़े और पूरी निष्ठा से जन कल्याण और हेल्थ अवेयरनेस के कार्यों में जुट गए। साल 2008 में प्लेटिनम प्रेसिडेंट की पदवी से उन्हें रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने सम्मानित किया, और साल 2010 में उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ने उन्हें द 4 एवेन्यूज ऑफ सर्विस साइटेशन से नवाजा। डॉक्टर सुब्रमण्यम, आपका स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारा आपसे सवाल ये है कि आपने डॉक्टर का प्रोफेशन ही क्यों चुना? आप सिविल में भी जा सकते थे, इंजीनियरिंग में भी जा सकते थे, फिर डॉक्टर का प्रोफेशन ही क्यों? गौतम जी, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा इस प्रोग्राम में आपने मुझे इनवाइट किया। जब मैं 3 साल का था, एक इंजरी के वजह से काफ़ी सीरियस राइट हैंड में इन्फेक्शन हो गया था। इसका कई महीनों ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन पूरा ठीक नहीं हुआ, और अल्टीमेटली ये डिसीजन लिया गया कि शायद राइट हैंड एम्पुटेट करना पड़े। लेकिन एक कोई स्पेशली ट्रेन्ड हैंड सर्जन थे जिन्होंने ये ऑपरेट किया, और विद ट्रीटमेंट एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड ये ठीक हो गया था। 3 साल बाद मेरी यंगर सिस्टर जो थी, उनके लेफ़्ट आई का एक वेरी रेयर कैंसर हुआ था जिसको रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं, जिसके लिए 1964-65 में उसको रेडिएशन और सर्जरी की ज़रूरत पड़ी। तो इन दोनों वजह से मेरी मदर कन्विंस हो गई थी कि मेडिसिन ही जो है एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम सबसे ज़्यादा सोशल सर्विस कर सकते हैं, पर्टिकुलरली बिकॉज मेरा जो राइट हैंड जो सेव हो गया था, उनको ये लगा दिस इज़ द हैंड फॉर सर्विस। आप आज एक नामी यूरोलॉजिस्ट हैं, बड़े अस्पताल से जुड़े हुए हैं, देश भर से आपके पास पेशेंट इलाज कराने आते हैं। आप इस पेशे को किस तरह से लेते हैं? और दूसरी बड़ी बात कि आप अपनी फैमिली और सोसाइटी के लिए किस तरह से समय निकाल पाते हैं? मेडिसिन बेसिकली एक सर्विस इंडस्ट्री है, तो इसको मैं एज ए सर्विस कमिटमेंट देखता हूँ इसमें। और इसमें प्राइमरी कमिटमेंट जो है दैट इज़ ऑफ हीलिंग एंड गिविंग कंफर्ट। ये प्राइमरी फोकस एरियाज है। बीमारी का इलाज करना है और जो बीमार है उसको कंफर्ट देना है। टाइम देखिए, लाइफ में इट इज़ ऑल अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस की बात है। सक्सेस जो है कि मेरे माइंड में, इफ़ यू डू व्हाट यू लाइक एंड इफ़ यू लाइक व्हाट यू डू, दैट इज़ सक्सेस। सो मेरा अचीवमेंट ये है कि क्वालिटी हेल्थ केयर जो इस वक्त वर्ल्ड में कहीं और अवेलेबल हो सकती है, that should be available to my fellow people in India also. I only do so much work that I know I can do. अगर emergency surgery है, मैं सैटरडे रात को 3:30 बजे भी अवेलेबल हूँ।
लेकिन जो मेरा प्लान्ड वर्क होता है मैं फिक्स टाइमिंग्स पर ही करता हूँ, बाई अपॉइंटमेंट्स करता हूँ। 10 साल बाद अब्रॉड में बिताने के बाद वापस इंडिया क्यों आए आप वहाँ भी तो रह सकते थे, वहाँ पे भी इस्टेब्लिश हो सकते थे, वहाँ की रेजिडेंसी ले सकते थे, जो कि आजकल बहुत सारे इंडियंस और बहुत सारे प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। तो क्या वजह आपको यहाँ वापस खींच लाई? मदर की यही इच्छा थी कि क्योंकि मेरा और मेरे सिस्टर का जो ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ था सक्सेसफुली जी, उनको ये लगा कि जो भी एडवांस्ड ट्रेनिंग हमें मिले उसके बाद आके इसी सोसाइटी को हम सर्व करें। सो दैट वाज द प्राइमरी मोटिव। डॉक्टर सुब्रा, आज की तारीख में हर बीमारी का इलाज मुमकिन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उनका क्या, जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो समर्थ नहीं है, जो गरीब है, वो कैसे, उन तक ये इलाज कैसे पहुँचे? उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं या आपकी सोसाइटी कुछ करती है? हमारे देश में कुल 18% लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकते हैं। ओनली 18%? ओनली 18%। लेकिन 80% जो हैं प्राइवेट केयर की तरफ ही जाते हैं। लोगों को ये पता चलना चाहिए कि कोई भी बीमारी हो उसका इलाज अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल है और कैसे इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ये सबसे पहली समस्या है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ बेड्स जो है वो फ्री केयर के लिए अलॉट करना कंपलसरी है। दिल्ली जैसे शहर में 15% से कम लोग हैं जो इंश्योर्ड हैं। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस जो है कई फैमिलीज़ में उनका एक इवनिंग आउटिंग का जो कॉस्ट होगा उससे कम प्रीमियम होता है। तो मेरे ख्याल में अवेयरनेस, एक्सेस, प्रिवेंशन और इंश्योरेंस, ये 4 चीज़ें हैं जिससे हम लोग हेल्थ केयर के कॉस्ट को काफ़ी सिग्निफिकेंटली कट डाउन कर पाए। वो लोग कैसे आपसे सेवा ले सकें, वो लोग आपसे कैसे ट्रीटमेंट ले सकें जो आपको अफोर्ड नहीं कर सकते? देखिए, हमारे पर्सनल जो कंट्रीब्यूशन वो ये है कि जो पुअर पेशेंट्स हैं जी, उनको हम इंडिविजुअली फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं। मैं 2-3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ। एक जो जिसको ओम हेल्थ कहते हैं, देन वी हैव वन थिंग कॉल्ड न्यूरो एड एंड रिसर्च फाउंडेशन, देयर इज़ वन कॉल्ड समृद्धि फाउंडेशन, जहाँ पे वी ऑफर our time and commitment and our expertise free of cost. फ्री ऑफ कॉस्ट। So that was exactly what brought me into Rotary. Rotary जो है एक voluntary organization जिसमें आप देखिए किसी भी फील्ड के लोग आते हैं लेकिन अपना टाइम, अपना रिसोर्सेज, अपना फाइनेंसेस कमिट करते हैं। और रोटरी के अंदर कई एरियाज हैं इंक्लूडिंग हेल्थ जहाँ पे काम हो रहा है बहुत सालों से। हेल्थ केयर में अगर देखिए रोटरी का जो योगदान रहा है सबसे ज़्यादा विजिबल रहा है पोलियो का। और इससे हमें 2-3 और लेसन्स भी मिली हैं रोटरी को और वर्ल्ड को मेरे ख्याल में, कि इंडिया में से अगर पोलियो अगर इराडिकेट हो सकता है उसका सबसे सिंपल मैसेज ये जाता है कि कोई भी चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है। नथिंग एट ऑल इज़ इम्पॉसिबल। सिर्फ वो कमिटमेंट चाहिए होता है, वो परसिवियरेंस चाहिए होती है और सबसे बड़ी चीज़ है पार्टनरशिप्स। क्योंकि रोटरी में हम लोग अक्सर कहते हैं रोटरी ब्रिंग्स ऑर्डिनरी मैन टुगेदर टू क्रिएट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। तो रोटरी करता क्या क्या है, किन किन क्षेत्रों में है रोटरी? देखिए, रोटरी ग्लोबली देखा जाए बहुत पुरानी संस्था है जी, 112 साल से काम कर रही है बहुत एरियाज में। आप ये कह सकते हैं कि बहुत कम एरिया से जहाँ काम नहीं कर रही है रोटरी। अच्छा, हाँ, लेकिन पिछले 10-15 सालों में हम लोगों का थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहा है जिसको हम 6 एरियाज ऑफ फोकस कहते हैं। उनमें एक है वाटर एंड सैनिटेशन, दूसरा है डिजीज़ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, तीसरा है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, चौथा है बेसिक लिटरेसी एंड एजुकेशन, 5वां है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और 6th है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। 2 हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो बहुत बड़े रहे हैं, एक जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जो इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल जो है, सो ये 1982 में रोटरी के पार्टनरशिप से शुरू हुआ है। अच्छा, और इस वक्त ये 200 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल है
हमारे वॉलंटियर्स अभी भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हैं, जो पेशेंट्स को हेल्प करते हैं अपॉइंटमेंट्स में, मेडिसिन प्रोक्योर करने में, अवेयरनेस में। और दूसरा, हम लोग सपोर्ट करते हैं उन पेशेंट्स को जो पूरे कीमोथेरेपी वगैरह के कॉस्ट जो है पूरा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दूसरा, तुगलकाबाद में जो रोटरी ब्लड बैंक है हमारा, ये रोटरी ब्लड बैंक जो बना था, इसीलिए बना था कि जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, वॉलंटरी डोनर्स अगर होते हैं तो इमीडिएटली जो पैनिक होती है लोगों में, उसकी ज़रूरत नहीं है। तीसरा एरिया जो है, जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स, राजधानी क्लब का एक बहुत बड़ा सेंटर जो द्वारका में है, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के साथ एक डायग्नोस्टिक सेंटर बना है जो सब्सिडाइज कॉस्ट में सारे इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करने के फैसिलिटीज़ देते हैं। इसके अलावा इंडिया में करीब 20,000 स्कूल्स रोटरी ने अडॉप्ट किए हैं, जहाँ पे जितने टॉयलेट्स वगैरह के रिकंस्ट्रक्शन या न्यू कंस्ट्रक्शन की ज़रूरतें हों, प्रोविज़न ऑफ हैंड वॉशिंग फैसिलिटी सारे बच्चों के लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, इन सब के साथ एक ट्रेनिंग ऑन प्रॉपर हैंड वॉशिंग, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे अपने क्लब का एक प्रोजेक्ट है जो रोटरी विकलांग केंद्र प्रोजेक्ट है हमारा, जिनके लिम्स वगैरह इंजरी की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से या स्मोकिंग की वजह से जिनके हाथ पैर कट जाते हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल लिम्स हम फिट करते थे। ये हमने 1988 में शुरू किया था। लेकिन उसके बाद हमें ये पता चला कि जो लिम्स फिट हो जाती हैं, उसके बाद भी लोगों को चलने में ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो फिर उसको हमने एक्सपैंड किया उस सर्विसेज को। कई बार जो विक्टिम है वो आपके पास पहुंच नहीं पाता है, तो कई बार हमें उनके पास जाना होता है। ठीक बात। सो दैट इज़ वाई हमने एक मोबाइल यूनिट क्रिएट किया था। इसमें ऐसा वैन बना हुआ है जिसके अंदर हम लोग आर्टिफिशियल लिम्ब बनाने के सारा सिस्टम्स लगा हुआ है उसमें। डॉक्टर साहब, ये तो समझ में आया कि जो हेल्थ केयर में बहुत कुछ कर रहे हैं। जो एजुकेशन की आप बात कर रहे थे कि रोटरी एजुकेशन में भी कर रहा है, तो एजुकेशन में बेसिकली क्या कर रहा है? जो वॉशिंग स्कूल जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, उसको आप एजुकेशन से जुड़ा हुआ कहते हैं, कुछ और है प्रोजेक्ट्स? लोकल लेवल पे जैसे हमारा रोटरी पब्लिक स्कूल है, जिसमें करीब 650 बच्चे जो हैं, जिनको फ्री एजुकेशन अप टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिल रहा है फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। इसमें टोटल करीब 2,500 बच्चे पढ़ते हैं। 25% को फ्री एजुकेशन दिया जाता है और ऑफ द सेम क्वालिटी इन द सेम क्लासरूम्स बाय द सेम टीचर्स। दूसरा जो है, जो नेशनल पॉलिसी जो है, जिसको हम रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन कहते हैं, इसमें हम लोग का एम ये है कि बाय 2020 इंडिया में कोई इलिटरेट ना रहे। डॉक्टर शुभ्रा, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल यही आता है कि अगर हम कोई पैसा दे रहे हैं, यानी कोई डोनेटर डोनेट करना चाह रहा है, पैसा दे रहा है, तो वो पैसा उस कॉज में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये सवाल उसके सामने सबसे ज़्यादा खड़ा हुआ है। क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मैं किसी की पर्सनल इच्छाएं, व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेरा पैसा जाया हो। तो वो कैसे पता लगाए कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है? रोटरी फाउंडेशन का जो स्टैटिस्टिक्स रहा है पिछले 10 सालों में, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ फंड रेजिंग, इट इज़ ओनली 7%। तो हर 1 रुपये में 93 पैसे जो है फाइनल बेनिफिशियरी को जा रही है। तो इसमें एडवांटेज क्या है? तो मैक्सिमम बेनिफिट होता है इसमें। हम रोटरी के साथ ही क्यों जुड़ें? रोटरी को डोनेट क्यों करें, या रोटरी में फंडिंग हम क्यों दें? क्योंकि अगर रोटरी में हम फंड करेंगे तो जाहिर सी भी पैसा है, वो पैसा जहाँ की कंपनी है, जहाँ की संस्था है, हेड ऑफिस है, वो पैसा तो हमारा देश से बाहर चला जाएगा। तो वो देश के बाहर के कार्यों में खर्च होगा, ना कि यहाँ पे। रोटरी फाउंडेशन को जो पैसे आते हैं रोटेरियन से या रोटेरियन के माध्यम से जो आते हैं, वर्ल्ड में लास्ट ईयर इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। हमने रोटरी फाउंडेशन को पिछले साल इंडिया से $15.5 मिलियन दिए हैं। लेकिन हम तो एक गरीब देश हैं, तो इतना पैसा, इतना फंड कहाँ से आया कि हम डोनेट कर सकें? इंडिया नंबर 2 पे कैसे पहुंचा डोनेशन में? जब ज़रूरत होती है, जब समाज सेवा के लिए जब पैसों की ज़रूरत होती है, चैरिटी के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है, जो इमोशनल कनेक्ट है जो एवरेज इंडियन का, वो बहुत बड़ा है। तो उसको किसी चैरिटी के लिए, किसी कॉज के लिए देने में हेजिटेशन नहीं होती है।
फॉर इंस्टेंट हर एक इंडियन किसी कॉज के लिए अगर 1 रुपया भी देता है तो 125 करोड़ तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। वैसे ही आ जाएगा। तो सिमिलरली रोटेरियंस जो होते हैं, जो स्पेसिफिक कॉसेस होती हैं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होती हैं, उनमें कंट्रीब्यूट करने में उनको कोई हेजिटेशन नहीं होता है। डॉक्टर शुभ्रा, आपका रोल मॉडल कौन है? देखिए, कोई इंडिविजुअल रोल मॉडल कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे जो टीचर्स रहे हैं, ट्रेनर्स रहे हैं, हेल्थ केयर में डॉक्टर रेड्डी हैं, ओके, डॉक्टर त्रेहान हैं, जिन्होंने काफ़ी विजन के साथ, फोरसाइट के साथ काम किया है। जहाँ चैरिटी, कम्युनिटी डेवलपमेंट पे आए हैं, तो पर्टिकुलरली रोटरी का मैं ध्यान देना चाहूँगा। एक हमारे पास्ट रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट राजा साबू साहब हैं। रोटरी में इनका कंट्रीब्यूशन एस्टिमेट करना ही बहुत मुश्किल है। फिर हमारे पास्ट अगेन रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, जो अभी रोटरी फाउंडेशन के ट्रस्टी चेयरमैन जो हैं, कल्याण बैनर्जी साहब जो हैं, इतने सालों में रोटरी के हर एक क्षेत्र में इनका योगदान रहा है। एक सुशील गुप्ता जी हैं, जो इस वक्त रोटरी फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं और पास्ट रोटरी इंटरनेशनल के डायरेक्टर भी हैं। वो भी बहुत इंस्पिरेशनल रहे हैं। और एक हमारे पास्ट रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर बहुत सीनियर हैं, जो दिल्ली में ही रहते हैं, सुदर्शन अग्रवाल जी हैं। ये हमारे उत्तराखंड के गवर्नर भी रहे हैं, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। इन्होंने बहुत सालों से अपने पर्सनल एफर्ट्स से जो है कई संस्थाएं क्रिएट किए हैं, तो इनको मैं अपना रोल मॉडल मानूंगा। डॉक्टर शुभ्रा, आज की जो यंग जनरेशन है, यानी कि ज़्यादातर मैं कहूँगा यंग डॉक्टर्स जो हैं और यंग जनरेशन या एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो नए आ रहे हैं, उनको आप क्या सक्सेस मंत्रा देना चाहेंगे ताकि वो अपने जीवन में सफल हो सके, नंबर 1, और अपनी सफलता को समाज के साथ, सोसाइटी के साथ कैसे बांटें, कैसे कंट्रीब्यूट करें ताकि सही माने में वो एक विनर कहला सकें? सफलता का जो डेफिनेशन जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में हर आदमी यही चाहता है कि एज ए यूरोलॉजिस्ट मैं चाहता हूँ कि बेस्ट यूरोलॉजिस्ट रहूँ, मोस्ट विजिबल रहूँ, सबसे ज़्यादा तारीफ मुझे मिले। बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अंडरलाइंग पर्पस क्या है मेडिसिन में? टू मेक श्योर कि सबसे ज़्यादा पेशेंट्स ठीक हो जाए। सो किसी भी फील्ड में हर आदमी डिलीवर तो करना चाहता है बेस्ट, लेकिन लाइफ में वर्क इज ओनली वन सेगमेंट ऑफ लाइफ. दैट इज माई मेन पर्पस. I work 14 hours a day on an average. 14 hours a day? Yes. But I don't work more than 8 hours of remunerated work. Okay. The rest I am doing for things which are either by personal interests, personal passion or for the community. और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है without personal interests या passions या community involvement आगे बढ़ सके. सो फुलफिलिंग लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप देखिए किसी भी चीज़ में, बी इट मनी, बी इट सक्सेस, बी इट पोजिशन, लाइफ में अल्टीमेटली अगर सिंपल फैक्टर अगर आपको देखना है, आपको क्या चाहिए लाइफ में? हैप्पीनेस. हैप्पीनेस कम्स व्हेन यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. वो कभी भी अचीवमेंट से पूरा नहीं होता है. तो मेरा एडवाइस टू द यंगर जनरेशन इज डू एवरीथिंग, do it to your best. There is only one lifetime. Do everything that you want to do. डॉक्टर शुभ्रा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आप हमारे स्टूडियो में आए, समय निकाला आपने स्पेशली खास तौर से हमारे शो के लिए. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप थैंक यू सो मच. मुझे भी बड़ा अच्छा लगा. थैंक यू. दोस्तों, आज हम मिले डॉक्टर एन सुब्रमण्यम से, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि सिर्फ दौलत शोहरत होना ही सफलता नहीं कहलाता. एक व्यक्ति पूरी तरह सफल तभी होता है जब वो अपनी सफलता को अपने समाज के साथ बांटता है. यदि आप भी सही मायने में सफल कहलाना चाहते हैं, लेकिन अपनी सफलता को अपने समाज के साथ बांट नहीं रहे, तो आज से ही ये एक कदम उठाइए और अपनी सफलता को सोसाइटी के साथ शेयर करें, चाहे वो श्रमदान के रूप में हो या फिर मोनेटरी. क्योंकि सोसाइटी में चेंज सभी चाहते हैं,
लेकिन उसे बदलने का बीड़ा कुछ लोग ही उठाते हैं और आप उनमें से एक बने। जैसा डॉक्टर शुभ्रा ने बताया कि रोटरी हर तबके के लिए, हर ज़रूरत के लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट कर रहा है। रोटरी बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की फ्री हार्ट सर्जरी, फ्री डायलिसिस सेंटर, डायबिटिक सेंटर, विकलांग केंद्र, कैंसर इंस्टीट्यूट, ब्लड बैंक, थैलेसेमिक सेंटर और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा है। समाज को हमारी ज़रूरत है। तन मन धन तीनों या इनमें से जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो करिए और एक सच्चे विनर बनिए। आज के प्रेरणा से भरे एपिसोड का अंत भी मैं एक प्रेरक कविता से करना चाहूँगा। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमां से ज़्यादा जमी की कद्र जानता हूँ। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियाँ, मैं मगरूर दरख्तों का हश्र जानता हूँ। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, जिंदगी में कितना ज़रूरी है सब्र जानता हूँ। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, छालों में छिपी लकीरों का असर जानता हूँ, असर जानता हूँ। ऐसे बहुत से विनर्स और उनकी प्रेरक कहानियाँ हैं जो हमसे छुपी हैं और वो पूरी दुनिया तक पहुँचनी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि आपकी कहानी में है दम तो फ़ोन उठाइए, SMS कीजिए विनर्स स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 9999312345 पर। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ता फिर हाजिर होऊंगा एक विनर और उसकी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।